नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है। आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। काफी लंबे समय से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कहीं ना कहीं संजय निषाद जो है 2 सीटों की लगातार मांग करते आ रहे थे और ऐसे में अमूमन हम सभी के मन में ये था कि क्या संजय निषाद को 2 सीटें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो संजय निषाद आगे क्या करेंगे। हालांकि आज संजय निषाद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ डिप्टी सीएम मौजूद थे। संजय निषाद ने साफ कहा जो भी बीजेपी का फैसला है, एनडीए का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और ऐसे में मैं इसको तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं इस फैसले का, और हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, खेवनहार करके। ये पोस्टर जो है आप संजय निषाद का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन दीपिका, आपको वाकई में लगता है कि क्या वाकई में संजय निषाद खेवनहार है? क्योंकि जो बीजेपी जिन्होंने इतना सहयोग दिया संजय निषाद को, निषाद पार्टी को, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक वजूद उत्तर प्रदेश में संजय निषाद पार्टी का बना है, उसी के खेवनहार बनने चले। बिल्कुल। देखिए श्रावणी, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है अपने आप में ही। बीजेपी का खेवनहार कहना बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि सेवियर तो एक ऐसे मान लेते हैं ना कि अगर एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी और निषाद पार्टी को उसने सहारा दिया है, ना कि ऐसा कि निषाद पार्टी ने बीजेपी को सहारा दिया है। तो खेवनहार कहना मुझे लगता है कि खुद संजय निषाद ने इसको लेकर साफ किया है कि भैया ये पोस्टर है, ये तो 2014 से चली आ रही है प्रथा, कोई ना कोई ऐसे लगा देता है। और ये एक तौर पर जवाब देखा जा रहा है कि 27 का सत्ताधीश का हमने अखिलेश यादव को जिस तरह से पोस्टर लगा था, तो पोस्टर, और मुझे लगता है कि ऐसे राजनीति और कहीं भी पोस्टर लग जाते हैं, इस पे मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ मसला है। पर अब आते हैं उपचुनाव में जिस तरह से कल घोषणा हुई है 9 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर, बीजेपी ने जिस तरह से पहले 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, एक सीट पर लगातार संशय बरकरार था, शीशामऊ। तब तक ये लग रहा था कि चलो भैया, संजय निषाद ने जो दिल्ली दरबार में इतनी ज्यादा चक्कर लगाए हैं तो उनको कुछ ना कुछ फल मिल गया और अब से कुछ ही देर बाद शीशामऊ की सीट निषाद पार्टी के खाते में जा सकती है। लेकिन दोपहर होते होते वो सस्पेंस भी खत्म हुआ जब बीजेपी ने अपना शीशामऊ का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, यानी सारी अटकलें खत्म। अब उसके बाद सभी को इंतजार था कि भैया संजय निषाद आते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन संजय निषाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, वो माफ कीजिएगा, ब्रजेश पाठक के साथ आते हैं और बोलते हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी तो मुझे एक चीज बहुत कॉमन लगी। आपने अखिलेश यादव को ट्वीट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि सीट के लिए। आज यही बात संजय निषाद ने कही, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही कि हम जीत के लिए कर रहे हैं। तो यानी कि मोटिव एक है। कल तक जिन पर हम निशाना साध रहे थे कि भैया जीत की बात कर रहे हैं लेकिन अंतर्कलह है, लेकिन आज उसी लाइन को हम टो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पंकज, आप किस तरह से देख रहे हैं? निशाना तो साध लिया गया, लेकिन क्या निशाना साधने के बाद जो स्थिति बीजेपी के अंदर बनी, बीजेपी के सहयोगी दलों में बनी, क्या उस लायक है? इस दिशा में अगर चर्चा करें तो आप क्या सोचती हैं? देखिए दीपिका, सबसे पहले तो मैं जिस समय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो मैं उनका चेहरा देख रही थी, संजय निषाद का। वो जितनी जद्दोजहद उन्होंने दिल्ली में की है सीट के लिए, और अभी जैसे सिरसामऊ की आपने बात करी कि उस सीट पर भी सभी की निगाहें बनी थी, चलिए 2 नहीं सही, पसंद की सीटें नहीं सही, कम से कम एक तो मिलेगी। आरएलडी को हालांकि इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, फिर भी एक सीट दे दी गई। ऐसे में संजय निषाद का जो मन खुश होना चाहिए था वैसा उसमें नजर नहीं आ रहा था। वो एक दुखी मन से भले कह रहे थे कि देखिए हम तो बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी, मतलब कि एनडीए के जितने प्रत्याशी उतरेंगे सबके साथ में है। अब यहाँ पर 2 पहलू निकल कर आ रहे हैं, या तो आप अलग हो जाइए तब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप साथ में हैं तब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है, जिस तरीके से श्रावणी ने पोस्टर की अभी जिक्र किया, उन्होंने पोस्टर को लेकर भी बोला कि पोस्टर लगे राजनीति में लगते रहते। मैंने 2013 से अपने करियर की शुरुआत की, तब से मैं पोस्टर को देखते ही आ रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, इधर अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं, उसमें मुझे फिर भी लगा कि उसमें अगर किसी का बयान भी नहीं आया सामने से, तो अखिलेश यादव ने तस्वीर क्लियर की कि देखिए हम साथ में रहेंगे, साथ में जीतेंगे, यहाँ पर हमारे लिए जीत है प्रमुखता। और यही हमने लोकसभा चुनाव में भी उनके बयानों में सुनी कि हमारे लिए जो जीत है, हमें, हमारे मन में ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अभी किसके हक में कितनी सीटें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें जीतना है, हमें बीजेपी से जीतना है। और वो मुझे उपचुनाव में भी नजर आ रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि हमें जीतना है। अब अगर चाहे मनमुटाव चल रहा हो, लेकिन वो जिस तरीके से बीजेपी का मनमुटाव सामने आ रहा
रहा है इस समय एनडीए का, ऐसा मुझे इंडिया अलायंस का इतना मनमुटाव सामने नहीं आ रहा है। हालांकि देखना तो बिल्कुल दिलचस्प है कि देखिए उपचुनाव में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं जिसमें से महाराष्ट्र का, लेकिन जितनी ये 9 सीटें, इन 9 सीटों पर चर्चा हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा यही यहाँ पर बना हुआ है। हाँ, राजनीति का एक केंद्र बिल्कुल। क्यों अर्चना, कैसा लगता है कि क्योंकि ये सही है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, ज्यादा सीटों पर है, पूरा चुनाव है, लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव ही सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है कि जो सबसे बड़ी राजनीति है वो यूपी से ही निकल कर आती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये उपचुनाव इसीलिए दिलचस्प हो जाते हैं क्योंकि यूपी में बाबा हैं, और जो बाबा हैं यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी हर जगह चर्चा हो रही है, हरियाणा टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू यूपी अगेन, क्योंकि अब उपचुनाव है तो उसको लेकर। और दूसरी बात, हम जो पोस्टर वॉर की बात कर रहे हैं, तो ये एक देखा देखी होती है लगातार जब उपचुनाव आते हैं, और ये नज़र आता है तमाम राजनीतिक दलों को कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, और फिर उसी को कहीं ना कहीं वो होता है ना, एक भेड़ चाल चलनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो पोस्टर वॉर को एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये, अब बात आती है खेवनहार का, जैसे जिक्र किया 27 का सत्ताधीश, कांग्रेस का जिक्र हुआ, कटोगे बटोगे पोस्टर से, ये महाराष्ट्र से शुरू हुई चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि इसलिए है उपचुनाव सेमीफाइनल है 2027 का, और हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वो जो लोकसभा के चुनाव में स्थिति रही है यूपी की, उसकी चर्चा आज तक करता है विपक्षी दल, और अब कहीं ना कहीं उस इमेज को अब डैमेज करने की कोशिश खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ कर रहे हैं कि जो लोकसभा में हुआ उसमें कहीं ना कहीं शायद इतना हस्तक्षेप मेरा नहीं रहा है, और भाई अब जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें सारी चीज़ें तो मेरे हैंड से हो नहीं है। अब निषाद की अगर हम बात करें, निषाद पार्टी की जो बहुत हवा में उड़ी, सीधा लखनऊ से उड़ान भरी दिल्ली की, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि साफ बात ये थी कि भैया कुछ भी कर लो, हरी झंडी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दिखाएंगे। तो उन्होंने दिखा दिया कि उनकी जगह कहाँ है, और उन्हें भी शायद वो बात समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। अंगूर खट्टे हैं क्या अर्चना? बिल्कुल, आप कह सकते हैं, ये सटीक बैठता है यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त जो उनके घटक दल हैं उनके लिए आरएलडी की अगर बात करें, शायद वो भी एक सीट पा गई सिर्फ इसलिए कि परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है कि जो अच्छा प्रदर्शन कर रखे हैं उनको नाराज ना करें और ना विपक्षियों को मौका मिले। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ यहाँ रही है। अब निषाद पार्टी को सहयोग में ही मुझे लगता है थोड़ा संतुष्ट होना पड़ेगा। लगता है कि अर्चना, क्योंकि जिन 2 सीटों की मांग निषाद पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, कहीं ना कहीं आप संजय निषाद अपने ही बेटे को उन सीटों पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, मौका देने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक बारी के लिए बीजेपी ने इसीलिए भी नई सीटें दी होंगी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी ने जब प्रत्याशी डिक्लेयर किए, 9 प्रत्याशियों में से 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो परिवारवाद जो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप 8 प्रत्याशी ऐसे जिनके पिता पूर्व सांसद रहे, विधायक रहे, तमाम बड़े नेता रहे, उनके ही घर के बहू को, बेटी को या फिर बेटे को मौका दिया गया। और मुझे लगता है कि संजय निषाद को मौका दिया जाता तो वही चीज होता। बिल्कुल, और इससे बचती है हमेशा बीजेपी की वो जो परिवारवाद का टैग है वो उन पर ना लगे, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है विपक्ष के लिए। अब वो खुद उसमें घिर जाएं तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो खुद को एक अलग पार्टी दिखाने के लिए और निष्पक्षता के साथ चलने के लिए, कहते हैं ना कि भाई आज जो सांसद बना या जो विधायक है, अगर आप उसका बैकग्राउंड देख लें, आपको उनके पिता का नाम नहीं पता होगा, लेकिन अगर दूसरे राष्ट्रीय दलों की बात करते हैं तो उनके दादा परदादा से लेकर सबका पता होगा, क्योंकि वो परिवारवाद चलता रहा है। तो मुझे लगता है उसमें बीजेपी नहीं गिरना चाहती। सबसे ज्यादा इसमें भी रहती है अर्चना, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ परिवारवाद, और परिवारवाद में आखिरकार परिवार को आमने सामने कैसे खड़ा करना है ये भी है, क्योंकि करल की सीट भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि देखिए वहाँ पर बढ़िया एग्जांपल है जीजा साले की, मतलब आमने सामने अच्छी खासी गुटबंदी इस बार देखने को मिलेगी। खैर ये तो जनता तय करेगी कि जीजा की तरफ जा रही है कि साले की तरफ, लेकिन परिवारवाद वाला टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएंगी। और मुझे लगता है हर एक पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो परिवारवाद का शिकार होते हैं, लेकिन विपक्षी है। बस ये मान सकते हैं काट करने के लिए। खैर ये तो हम सबकी राय थी इस मुद्दे पर, लेकिन आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।